दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग करेंगे सीयूईटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के एमसीक्यूज। अच्छा बच्चों देखो, इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो कंप्लीट कर ली। आपको सीयूईटी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में माइक्रो के सारे डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ में एमसीक्यूज की वीडियोस मिल जाएंगी। मैक्रो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, मैक्रो के सारे डिटेल लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुकी हूँ, सारे एमसीक्यूज मैं अपलोड कर चुकी हूँ। लास्ट के 2 चैप्टर्स फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बीओपी के एमसीक्यूज रहते हैं, वो कल तक आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग करेंगे इंडियन इको के चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के एमसीक्यूज। टोटल 20 एमसीक्यूज आज की क्लास में हम लोग करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, बार बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखते जाओ, चेक करते जाओ 20 में से कितने करेक्ट हैं। जहां पर लग रहा है किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, उसे साथ साथ में याद कर लो। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हम लोगों के पास में, तो शुरू करते हैं। आपका जो भी स्कोर है मुझे लास्ट में कॉमेंट्स में जरूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखो आपके पास में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, 4 में से 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये बात हो रही है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब हमारी इकोनॉमी बार्टर सिस्टम से मॉनेटरी सिस्टम पर शिफ्ट हुई थी। बिल्कुल सही है, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करा जाता था, बट ब्रिटिशर्स क्या लेकर आए, ब्रिटिशर्स मनी लेकर आए और उसके बाद में हम बार्टर सिस्टम से किस पर शिफ्ट हो गए, मॉनेटरी सिस्टम पर शिफ्ट हो गए। तो ये तो करेक्ट है। फेमाइन्स वर कंट्रोल्ड थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप करे, उन्होंने रेलवेज डेवलप करी, उन्होंने रोड्स डेवलप करी। ये उन्होंने हमारे फायदे के लिए नहीं करे थे सारे काम, उन्होंने अपने फायदे के लिए सारे काम करे थे, बट जाने अनजाने इसकी वजह से कहीं ना कहीं फेमाइन्स पर हम लोगों ने कंट्रोल पा लिया था। जो भी फेमाइन अफेक्टेड एरियाज होते थे वहां पर रोड्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू फूड ग्रेन्स पहुंचाए जाते थे। तो ये भी करेक्ट है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वर डिक्रीज्ड, ये स्टेटमेंट यहां पर हमारा इनकरेक्ट है। ब्रिटिश रूल के टाइम पर उल्टा हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्लास इंक्रीज हुई थी। इंक्रीज क्यों हुई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस करी थी। रेलवेज इंट्रोड्यूस करी थी तो यार लोग तो चाहिए ना वहां पर ऑपरेट करने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई। रोडवेज लेकर आए, पोस्ट और टेलीग्राफ की सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट करी, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई। सो सी क्या है, इनकरेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, When was India's first official census operation undertaken? इंडिया के अंदर पहली बार कब ऑफिशियल सेंसस कंडक्ट करा गया था, यानी कि पहली बार कब पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी, जनगणना हुई थी। तो बच्चों हर 10 साल के अंदर सेंसस कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, किस पर्टिकुलर एरिया की कितनी पॉपुलेशन है, वहां पर कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, लिटरेसी रेट क्या है, लोग क्या काम करते हैं, सारी चीजें देखी जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस सर्वे कब कंडक्ट करा गया था क्लास, याद रखना, ईयर 1881 के अंदर। कब, ईयर 1881 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मेन मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, सिस्टमैटिकली हमारी यहाँ की इंडस्ट्रीज को बर्बाद करा था। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट वाली इंडस्ट्रीज थी, जो चीजें हम हाथ से बनाते थे, कढ़ाई बुनाई वगैरह सारी चीजें, तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की पूरे वर्ल्ड में एक रेप्यूटेशन थी। हम हमारे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करा करते थे, बट ब्रिटिशर्स के आने से हमारी ये ग्लोरी, हमारी ये प्रतिष्ठा खत्म हो गई। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडस्ट्रीज को एकदम खत्म करा। क्या करा, बहुत ही सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज करा। तो इसका मेन मोटिव क्या था, टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, उन्होंने हमारी पूरी की पूरी वेल्थ को खत्म करा। उन्हें पता चल गया कि भाई इंडिया के पास में बहुत सारा रॉ मटेरियल है, बहुत सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, हमारा कॉटन बहुत अच्छा था, हमारा जूट बहुत अच्छा था, हमारा सिल्क बहुत अच्छा था। वो हमसे हमारा कॉटन, जूट, सिल्क, इंडिगो ले जाते थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जाके फिनिश्ड गुड्स बनाते थे और बना के लाके बेचते भी किसको थे, हमको बेचते थे। तो ये तो सही है, उन्होंने हमारे रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स को क्या
करा था, एक्सप्लॉइट करा था। टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन, बिल्कुल ये भी सही बात है। वो फिर क्या करते थे, ब्रिटेन के अंदर फिनिश गुड्स बनाते थे और फिनिश गुड्स बना के लाके बेचते भी किसको थे, किसको सेल करते थे, हम लोगों को सेल करते थे। तो ये भी सही बात है, उन्होंने हमें क्या बना दिया था, एक पोटेंशियल मार्केट बना दिया था ब्रिटेन से आए हुए फिनिश्ड गुड्स का। टू एक्सपैंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइड, क्या वो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो बल्कि हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन करा था, खत्म करा था, बहुत ही तरीके से एक्सप्लॉइट करा था, पूरा मतलब डैमेज कर दिया था उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, तो ये तो गलत हो गया। टू एक्सपैंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इन इंडिया, क्या उन लोगों ने यहाँ पर कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करा था। कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं, मशीन्स वगैरह, ऑटोमोबाइल्स, बिल्कुल नहीं। उस टाइम पर हमारी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट सही है हमारा, सेकंड सही है, तो करेक्ट होगा हमारा बी, बोथ ए एंड बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा, 3 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, हमें बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ब्रिटिश कॉलोनियल मेड इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, क्या ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया रॉ मटेरियल का इंपोर्टर बन गया था, बिल्कुल गलत बात है। इंडिया क्या बन गया था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर। हम हमारे रॉ मटेरियल को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। द रियल मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशर्स वाज टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, उन्होंने रोड्स बनाई, रेलवेज एस्टैब्लिश करी, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करा। इसका मेन मकसद क्या था, इंडिया के लोगों को सर्व करना, हमारी भलाई करना, ये भी गलत बात है। ये सारे काम उन्होंने क्यों करे थे, खुद के मकसद के लिए, खुद के फायदे के लिए। इंडिया जनरेटेड लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये एकदम करेक्ट है। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया को अच्छा खासा एक्सपोर्ट सरप्लस हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे। हम किसका एक्सपोर्ट कर रहे थे, हम रॉ मटेरियल का और प्राइमरी गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे थे, और इसी वजह से हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस ज्यादा था। हम बहुत ज्यादा ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास में फॉरेन करेंसी आती है, तो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस ज्यादा था, ये करेक्ट है। लास्ट भी चेक कर लो, इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन अंडर द ब्रिटिश रूल, नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स ने तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करा था। तो करेक्ट आंसर क्या है, सी है, कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो इंक्रीज हो रहा था ब्रिटिश रूल के टाइम पर, क्योंकि हम रॉ मटेरियल और प्राइमरी गुड्स को क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको पता है ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या चला करता था, जमींदारी सिस्टम चला करता था। तो जमींदार का मेन मकसद क्या था, जमींदार का मेन इंटरेस्ट क्या था। The main interest of जमींदार्स was to produce cash crops। जमींदार्स का मेन मकसद कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करना था क्या, नहीं, उनका कोई मकसद नहीं था किसी भी तरह का प्रोडक्शन करना। The main interest of जमींदार्स was to collect rent from the farmers। The main interest of जमींदार्स was to improve the condition of agricultural sector। जमींदार्स का मेन मकसद एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन को इंप्रूव करने से था क्या, नहीं, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉस्पेरिटी, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ से कोई मतलब नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स वाज टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स। जमींदार्स का मेन मकसद फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करना था क्या, नहीं भाई, ना उनका मकसद फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करना था, ना उनका मकसद कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस करना था। जमींदार्स का मेन मकसद था कि वो जितना फार्मर्स से रेंट कलेक्ट कर सके उतना रेंट कलेक्ट करे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स वाज टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द फार्मर्स। जमींदार्स का मेन मकसद था, मेन इंटरेस्ट था कि फार्मर्स से जितना रेंट वो कलेक्ट कर सके उतना रेंट कलेक्ट करें और जाके किसको दे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर ऑपरेटिंग इन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो यहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज ऑपरेट कर रही थी। शुगर, पेपर और सीमेंट की इंडस्ट्रीज थी क्या, बिल्कुल थी। हम लोगों ने पढ़ा था ब्लीक ग्रोथ के अंदर कि शुगर, पेपर और सीमेंट की इंडस्ट्रीज थी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिल्कुल थी, टाटा इंडस्ट्री थी। जूट, टेक्सटाइल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज बिल्कुल थी, तभी तो ब्रिटिशर्स हमसे जूट, कॉटन, सिल्क लेकर जाते थे और वहां जाकर फिनिश गुड्स बना के लाकर हमें ही सेल करते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब शुगर की इंडस्ट्रीज भी थी, पेपर की इंडस्ट्रीज भी थी, सीमेंट इंडस्ट्रीज भी थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी थी, कॉटन, जूट, सिल्क, सारी इंडस्ट्रीज तब एग्जिस्ट करा करती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली रिफ्लेक्ट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो हम लोगों ने डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने बात करी थी लिटरेसी रेट की, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, बर्थ रेट, डेथ रेट की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो इनमें से देखना है हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया हैड एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 63 ईयर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63 ईयर्स थी? तो बहुत ज्यादा बता दिया, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया वर वेरी लो। नहीं भाई, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा थी। द ओवरऑल लेवल ऑफ लिटरेसी इन इंडिया वॉज इवन लेस देन 16%। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि ओवरऑल जो लिटरेसी रेट थी वो हमारी 16% से भी कम थी। और इसमें भी अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ कितनी थी? 7% थी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन। रेलवेज कब आई इंडिया के अंदर? तो ब्रिटिशर्स लाए थे रेलवेज को। कब लेकर आए थे? ईयर 1850 के अंदर। कब लेकर आए थे? ईयर 1850 के अंदर। देखो 1950 यहाँ पर लिखा है तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो आजादी के बाद की बात है और ब्रिटिशर्स रेलवेज लेकर आए थे, तो कब की बात है? 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वेज कैनाल वॉज ओपनड इन द ईयर। स्वेज कैनाल कौन से साल ओपन हुआ था? तो ये याद रखना बच्चों, स्वेज कैनाल ओपन हुआ था ईयर 1869 के अंदर। कब ओपन हुआ था? ईयर 1869 के अंदर। तो ये कुछ कुछ डेट्स हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जेंडर बायस इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जेंडर बायस होता है कि बॉयज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, गर्ल्स को कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे। तो इनमें से कौन सी चीज जेंडर बायस को रिफ्लेक्ट करती है? देखो मोर्टेलिटी रेट मतलब कि बच्चा 1 साल का हुआ है उससे पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसे मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। बट इसका जेंडर बायस से कोई कनेक्शन नहीं है। बॉय की भी डेथ हो सकती है, गर्ल की भी डेथ हो सकती है, टोटली उसके बॉडी पर डिपेंड करता है। उसकी बॉडी में कोई डिजीज तो नहीं है, किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो इससे हमें जेंडर बायस का पता नहीं चलता। डेथ रेट से भी हमें जेंडर बायस का पता नहीं चल सकता क्योंकि डेथ तो किसी की भी हो सकती है, बॉय की भी हो सकती है, गर्ल की भी हो सकती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सबके लिए सेम थी। कॉमन बीमारियां थी, कैंसर हो गया, टीबी वगैरह हो गया जिनका कोई इलाज नहीं था, तो ये सबके लिए कॉमन था, गर्ल्स और बॉयज के लिए। बट लिटरेसी रेट से हमें जेंडर बायस का पता चलता है क्योंकि ओवरऑल लिटरेसी रेट कितनी थी हमारी? 16% से भी कम थी। और उसमें भी अगर हम पर्टिकुलरली फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के लिए लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ कितनी थी? 7% थी। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर क्या था? जेंडर बायस था। जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव एग्जिस्ट करता था। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर ऑफ। इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तो इंडिया किसका नेट एक्सपोर्टर था? हम क्या एक्सपोर्ट करा करते थे? तो हम एक्सपोर्ट करते थे हमारे प्राइमरी गुड्स जिसे बोला जाता है रॉ मटेरियल, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, इंडिगो हो गया, ताकि ब्रिटेन के अंदर इनसे फिनिश्ड गुड्स बन सके और फिर वो लाके वो सेल भी किसे करते थे? हमें सेल करते थे। तो इंडिया वॉज नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, लैंड होल्डिंग्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वर। इंडिपेंडेंस से पहले लैंड होल्डिंग्स कैसी हुआ करती थी? लोगों के पास में जो फार्म्स वगैरह होते थे, जो लैंड का साइज हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था? फ्रेगमेंटेड था क्या? बिल्कुल फ्रेगमेंटेड था। लार्ज था क्या? नहीं, लार्ज बिल्कुल नहीं था क्योंकि इंडिया के अंदर बेसिकली कैसे फार्मर हैं? स्मॉल एंड मिडिल क्लास फार्मर्स है जिनके पास में छोटे छोटे से लैंड है, तो बड़े लैंड का तो सवाल ही नहीं उठता। स्मॉल लैंड हुआ करते थे। करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी। देखो फ्रैगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि जो फार्मर्स के पास में लैंड थे वो टुकड़ों में थे। एक तो उनके पास में छोटे छोटे से लैंड थे जिस पर वो मशीन्स नहीं चला सकते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, इसे बोला जाता है फ्रैगमेंटेड की लैंड टुकड़ों में थे। एक पीस ऑफ लैंड यहाँ, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ, तो फ्रैगमेंटेड एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। बिल्कुल, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी? एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। एट द टाइम डैश वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। और उस टाइम पर हमारा मेन सोर्स क्या था लाइवलीहुड का? तो आपको पता है इंडिया तो शुरू से ही क्या है, कृषि प्रधान देश है। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होती है, फार्मिंग होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा मेन सोर्स है ऑक्यूपेशन का। तो एट दैट टाइम
एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। हमारी मोस्टली पॉपुलेशन कौन से सेक्टर पर डिपेंडेंट थी? एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल अकर्ड इन द ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल कब देखने को मिला था, कौन से साल में आया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? 1769 से 70, 1869 से 70, 1759 से 70 या फिर 1911 से 12? कौन सा होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है 1769 से 70। 1769 से 70 क्या आया था? ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर डिस्क्राइब्ड बंगाल इन 17th सेंचुरी एस। अच्छा, एक फ्रेंच ट्रैवलर आए थे हमारे यहाँ पर, उस टाइम की बात है 17th सेंचुरी की। बर्नियर, इन्होंने बंगाल के बारे में कुछ कहा था कि बंगाल क्या है, आपको बताना है। रिचर देन इंग्लैंड, सेल्फ सफिशिएंट, रिचर देन इजिप्ट या फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? तो आपको बताना है बर्नियर ने बंगाल को कैसे डिस्क्राइब करा था। अगर आप लोगों ने मुझसे ये चैप्टर पढ़ा है ना, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप लोगों को पता होगा, मैंने तब भी बताया था लेक्चर के अंदर। उन्होंने बोला था कि भाई इस वक्त का जो बंगाल है वो इजिप्ट से भी ज्यादा रिचर है। उस वक्त बंगाल बहुत अच्छा हुआ करता था, बहुत डेवलप हुआ करता था। और ये समझ लो, अगर किसी ने बंगाल को हासिल कर लिया ना, तो उसने पूरे देश को हासिल कर लिया। बंगाल की इतनी अच्छी रेपुटेशन थी। सो इट वॉज रिचर देन इजिप्ट, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जानते हो ना, टर्चरी सेक्टर हमारा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारे टर्चरी सेक्टर के अंदर कितनी पॉपुलेशन एंगेज्ड थी? तो ये तो आपने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ा था। 17.2% पॉपुलेशन हमारी कौन से सेक्टर के अंदर थी? टर्चरी सेक्टर में थी, यानी कि सर्विस सेक्टर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ प्लासे फॉट इन द ईयर। बैटल ऑफ प्लासे किस साल लड़ा गया था? तो देखो, बैटल ऑफ प्लासे किस किस के बीच में लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव और हमारे जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उन दोनों के बीच में ये बैटल, ये लड़ाई लड़ी गई थी। और इस लड़ाई के अंदर रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है और वो इंडिया पर रूल करने लग जाते हैं। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, उनका रूल स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, हमें ब्रिटिशर्स से आजादी कब मिली थी? 1947 के अंदर। ठीक 200 साल पीछे चले जाओ, 200 साल पहले ब्रिटिशर्स आए थे। तो ये कब की बात है? बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासे 200 साल पहले हुआ था, मतलब 1747 के आसपास हुआ होगा। सो 1757 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑलमोस्ट कुछ रफली आप ये मान सकते हो, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री पर 200 साल तक रूल करा था। तो बैटल ऑफ प्लासे कब हुआ था? 200 साल पीछे चले जाओ, 1757 के अंदर सिराज उद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और इसी से ब्रिटिश रूल की इंडिया के अंदर शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ईयर इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फ्रॉम इट्स फर्स्ट टू द सेकेंड डिसीजर स्टेज? अब आप लोगों को पता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी कि जिसे बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे बोला जाता है? तो चाहे क्वेश्चन इस लैंग्वेज में पूछा जाए कि डिफाइनिंग ईयर कौन सा था, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को जो अलग करता है, चाहे पूछ लो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर है 1921। क्योंकि 1921 से पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो फ्लक्चुएट होती थी, किसी सेंसस में इंक्रीज हो गई, किसी सेंसस में डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई। बट 1921 के बाद में आज तक हमारी पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई है, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही होती जा रही है। सो दिस इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल ओपन हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हुआ? रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी गुड्स की बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया की, राजस्थान से सामान एमपी भिजवाना है, यूपी भिजवाना है, उसकी कॉस्ट कम हुई थी क्या? भाई इसका स्टेट से तो कोई कनेक्शन नहीं था, इसका स्टेट से कोई कनेक्शन नहीं था, ये स्टेट्स के लिए नहीं था। रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, ये करेक्ट आंसर है कि ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया के बीच की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी कि वो हमसे रॉ
मटेरियल लेकर जा रहे थे, हमें अपने फिनिश्ड गुड्स लाके बेचते थे, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हुई थी सुएज कैनाल के ओपन होने की वजह से। सो सेकंड हमारा करेक्ट है। आगे भी पढ़ लेते हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम फैक्ट्रीज टू पोर्ट्स। नहीं भाई, फैक्ट्रीज से पोर्ट्स लेकर जाने की जो कॉस्ट थी वो कम हुई थी क्या? ऐसा कुछ भी नहीं था। इट प्रमोटेड मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये करेक्ट है। देखो, सुएज कैनाल ओपन हो गया था तो उसके बाद में जो इंडिया मोस्टली ट्रांजैक्शंस कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में कर रहा था? ग्रेट ब्रिटेन के साथ में कर रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इंडिया के ट्रेड के ऊपर मोनोपोली हासिल कर ली थी कि इंडिया के साथ में तो सिर्फ हम ही ट्रेड करेंगे, इंडिया से हम रॉ मटेरियल लेकर जाएंगे और हमारा फिनिश गुड्स लाके बेचेंगे भी किसको? इंडिया को बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने हम पर मोनोपोली कंट्रोल हासिल कर लिया था सुएज कैनाल के ओपन होने के बाद में। तो फोर्थ भी करेक्ट है। तो हमारे करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स में से हम चूज करते हैं सेकंड करेक्ट और फोर्थ करेक्ट है ना, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Read the following statements carefully and choose the correct alternative। हमारे पास में दो स्टेटमेंट्स गिवन है, इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। स्टेटमेंट 1 कहता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज कोएसिवली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स। बिल्कुल, ब्रिटिशर्स ने क्या इंट्रोड्यूस करा था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने हमारे फार्मर्स को फोर्स करा था कि आप राइस, व्हीट ऐसी फूड क्रॉप्स ग्रो ना करके आप कैश क्रॉप्स ग्रो करो, आप कॉटन ग्रो करो, आप जूट ग्रो करो, आप इंडिगो ग्रो करो। तो उन्होंने हमारी कंट्री में क्या करा था? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करा था, यानी कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी हमारी कंट्री के अंदर कैश क्रॉप्स। क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें थी ना, कॉटन, जूट, इंडिगो, ये ब्रिटेन में काम में आती थी एज अ रॉ मटेरियल, फिर वो इनसे फिनिश्ड गुड्स बनाया करते थे। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? द एम ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज टू सपोर्ट द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन करा था, इसका क्या मकसद था? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। बिल्कुल, क्योंकि ये जो कैश क्रॉप्स थी ये ब्रिटेन में काम में आती थी एज अ रॉ मटेरियल, फिर इनसे फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते थे, कपड़े वगैरह, ड्रेसेस वगैरह बनाई जाती थी, और वो सारे के सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाके सेल किसे करते थे? इंडिया को सेल करते थे। इंडिया क्या था? उनका पोटेंशियल मार्केट था। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ए इज द करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इसी के साथ में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के एमसीक्यूज कर लिए। अब आपका जो भी स्कोर रहा मुझे कमेंट्स में बताना। तो माइक्रो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, मैक्रो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। एक बार सीयूईटी की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारे डिटेल लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सिर्फ मैक्रो के अंदर बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज रेट के एमसीक्यूज रहते हैं, वो मैं कल तक अपलोड कर दूंगी। आज आपका ये चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे 5 ईयर प्लान्स के एमसीक्यूज। तो तब तक यहाँ तक का पढ़ के रखना। अगर ये चैप्टर आपको पढ़ना है तो इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से पढ़ सकते हो। सो पढ़ते रहो अच्छे से। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।